बच्चों, कल हमने चैप्टर नंबर 3 शुरू किया है, बिजनेस एनवायरनमेंट। ठीक है, हमने इसमें बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग और बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स को हम डिस्कस कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है इम्पॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। लेकिन इम्पॉर्टेंस को डिस्कस करने से पहले मैं एक बार दोबारा से बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग डिस्कस करना चाहती हूँ। बच्चों, बिजनेस एनवायरनमेंट दो शब्दों से बना है, बिजनेस और एनवायरनमेंट, और आप इन दोनों का ही मतलब सेपरेटली जानते हैं। बिजनेस क्या होता है आपको पता है, हमने 11th में हम अच्छे से पढ़ चुके हैं कि बिजनेस किसे कहते हैं। कोई भी एक्टिविटीज़ जो प्रॉफिट अर्न करने के मोटिव से की जाती है वो बिजनेस कहलाती है। और एनवायरनमेंट तो हम छोटी क्लास में भी पढ़ चुके हैं बच्चों, अपने कॉन्टेक्स्ट में पढ़ चुके हैं कि हमारे आसपास जो भी सराउंडिंग्स हैं, जो हमारे हेल्थ पे, हमारे बिहेवियर पे, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड पे, हम क्या पहने क्या खाएं, उस पर असर डालता है हमारा सराउंडिंग, जो हमारा एनवायरनमेंट कहलाता है। तो इसी को अगर हम बिजनेस की कॉन्टेक्स्ट में बात करें कि बिजनेस का जो सराउंडिंग, जो बिजनेस पर असर डालता है, वो बिजनेस एनवायरनमेंट कहलाता है। यानी कि बिजनेस के आसपास जो भी इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस के आसपास जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, बिजनेस के आसपास जो भी फोर्सेस हैं, जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट करते हैं, बिजनेस की परफॉर्मेंस को कम कर सकते हैं, परफॉर्मेंस को ज़्यादा कर सकते हैं, प्रॉफिट को कम कर सकते हैं, प्रॉफिट को ज़्यादा कर सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट। तो एक बार दोबारा से इसके मीनिंग को, टेक्स्ट मीनिंग को देख लेते हैं। इट मीन्स द सम टोटल। सम टोटल क्यों बोला गया है बच्चों? ये जो सम टोटल वर्ड है ये हम फीचर्स में भी पढ़ चुके हैं। दोबारा मैं बता देती हूँ कि बिजनेस पर किसी भी एक इंडिविजुअल का या किसी एक इंस्टीट्यूशन का प्रभाव नहीं पड़ता, बल्कि सबका अफेक्ट आता है इकट्ठा। जैसे सोसाइटी सोशल इंस्टीट्यूशंस जो है वो भी बिजनेस पर असर डालेंगी, साथ के साथ गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी असर डालती हैं, लीगल इंस्टीट्यूशंस भी असर डालती हैं। ये जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस की बात मैं कर रही हूँ, लीगल की बात कर रही हूँ, टेक्निकल की बात कर रही हूँ, ये सब हम आगे जैसे जैसे चैप्टर में आगे बढ़ेंगे तो डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इंस्टीट्यूशंस हैं। ठीक है बच्चों, तो बिजनेस के एनवायरनमेंट में टोटलिटी है, किसकी टोटलिटी है? ऑफ ऑल द इंडिविजुअल्स और इंस्टीट्यूशंस एंड फोर्सेस। बिजनेस के सराउंडिंग में जितने इंडिविजुअल्स हैं, बिजनेस के सराउंडिंग्स में जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जितने भी फोर्सेस हैं, दैट आर आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ अ बिजनेस एंटरप्राइजेस, मगर वो उस बिजनेस एंटरप्राइजेस के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं। वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता, जैसे कि हम अपने एनवायरनमेंट को कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसे ही बिजनेस एनवायरनमेंट पे भी बिजनेस का कोई कंट्रोल नहीं होता। बट दैट में अफेक्ट इट्स परफॉर्मेंस, मगर वो एनवायरनमेंट उसके परफॉर्मेंस को, परफॉर्मेंस का मतलब प्रॉफिट या लॉस, तो प्रॉफिट को अफेक्ट करता है। ये इस प्रॉफिट को इंक्रीज भी कर सकता है और यही एनवायरनमेंट इस प्रॉफिट को डिक्रीज भी कर सकता है। ठीक है बच्चों, तो एक बार दोबारा देख लेते हैं। बिजनेस एनवायरनमेंट मीन्स द सम टोटल ऑफ all the individuals or institutions and forces that are outside the control of a business enterprises but that may affect its performance। यानी वो सारे individuals का सम, वो सारे institutions का सम, सारे forces का सम टोटलिटी में बिजनेस पर असर डालते हैं, मगर वो बिजनेस के कंट्रोल से बियॉन्ड होते हैं, आउटसाइड होते हैं, बिजनेस इनको कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर मैं एग्जांपल दूं तो अभी कुछ समय पहले ही बहुत सारे टैक्सेस लगा करते थे बिजनेस में। बिजनेसमैन को उनकी आदत पड़ चुकी थी एक्साइज ड्यूटी देना, वैट देना, सेल्स टैक्स देना या मैनुअली काम कर लेना। लेकिन गवर्नमेंट ने जीएसटी एक्ट लागू कर दिया और उसके बाद बिजनेस एनवायरनमेंट में बहुत चेंज आया और हर बिजनेसमैन को अब सारे टैक्सेस के बजाय सिर्फ एक टैक्स देना है, जीएसटी। लेकिन जीएसटी जो है वो ऑनलाइन टैक्सेशन पॉलिसी है, उसे ऑनलाइन काम करना पड़ता है, तो चाहे बिजनेसमैन चाहे या ना चाहे उसे वो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसे ही गवर्नमेंट ने कैश ट्रांजैक्शंस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, तो आज बिजनेस मैन्स को भी कैश ट्रांजैक्शंस को अवॉइड करना पड़ता है और नेट बैंकिंग, एनईएफटी, आरटीजीएस, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं 11th में, इन सब कैश की या डिजिटल कैश को यूज़ करना पड़ता है, चाहे बिजनेसमैन चाहे या ना चाहे। तो ये जो एनवायरनमेंट है ये गवर्नमेंट ने चेंज किए हैं, तो गवर्नमेंट एनवायरनमेंट है। कानून बन गया तो वो लीगल एनवायरनमेंट बन गया। तो ये सारे एनवायरनमेंट जो है वो बिजनेस की परफॉर्मेंस को अफेक्ट कर रहे हैं, मगर वो सारे बिजनेस के कंट्रोल के बियॉन्ड होते हैं, आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द बिजनेस। ठीक है बच्चों, तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का मीनिंग है। अब अगर हम इम्पोर्टेंस की बात करें
तो बेटा इम्पोर्टेंस जो है वैसे ज़्यादातर चैप्टर्स में छोटी छोटी इंपॉर्टेंस है, मगर इंपॉर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत बड़ी बड़ी लाइंस हैं, तो आपको ये अच्छे से याद करना पड़ेगा। तो एक एक इम्पॉर्टेंस को अच्छे से याद करिएगा, लेकिन जब आप इसके हेडिंग को अच्छे से समझ लेंगे तो आपको एक्सप्लेन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। तो हम सबसे पहला इम्पॉर्टेंस पढ़ते हैं, इट मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़, यानी कि बिजनेस एनवायरनमेंट की जो स्टडी है वो फर्म को किस में हेल्प करती है, अपॉर्चुनिटीज़ को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ये पहला इम्पॉर्टेंस है। दोबारा से इम्पॉर्टेंस देख लीजिए, पहला इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटीज़ एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेजेस। अब आप देख रहे हैं स्क्रीन पे सामने बच्चों कि मैंने अपॉर्चुनिटी के नीचे अंडरलाइन किया है। क्यों अंडरलाइन किया है? क्योंकि अपॉर्चुनिटी जो है वो 1 मार्क में भी आ सकती है कि क्या होती हैं। तो अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब होता है बच्चों फ्यूचर में जो पॉजिटिव चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है, पॉजिटिव चेंजेस, ये वर्ड ध्यान रखना है। फ्यूचर के जो पॉजिटिव चेंजेस हैं उन्हें क्या कहते हैं, अपॉर्चुनिटीज़, ठीक है। तो what do you mean by opportunities? The expected positive changes in the future. ओके बच्चों, 1 मार्क में आ जाएगा तो आप ये लिखेंगे, what do you mean by opportunities? Opportunity means expected positive changes in the business environment. तो एनवायरनमेंट में कोई पॉजिटिव चेंज आने वाला है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बिजनेसमैन को किसकी स्टडी करनी पड़ेगी, बिजनेस एनवायरनमेंट की। अगर बिजनेसमैन पहले ही अपने एनवायरनमेंट को स्टडी करके चलेगा तो उसे भविष्य में क्या पॉजिटिव चेंजेस आने वाले हैं उनका पहले से ही एहसास हो जाता है, अंदाज़ा लग जाता है, और उन अपॉर्चुनिटीज़ को वो ग्रैब करके पहला फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी कि सबसे पहले उनका फ़ायदा उठा सकता है। जैसे अगर मैं आपको एग्जाम्पल दूं इसका बच्चों, तो सबसे पहले मारुति उद्योग जो कार की कंपनी है, उन्होंने ये सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। किस अपॉर्चुनिटी को? कि उसे पता लगा कि इंडिया में जो मिडिल क्लास है, जो कम इनकम ग्रुप है, वो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो सब कार को लेना चाहते हैं। बड़ी बड़ी कार्स वो अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई ऐसी कार हो जो उनके बजट में आ जाए तो वो सब कार को ख़रीदने में इंटरेस्टेड हैं, और लेकिन अपनी कम इनकम की वजह से वो बहुत बड़ी बड़ी कार्स को अफोर्ड नहीं कर सकते। तो मारुति ने ये आइडेंटिफाई, सबसे पहले अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके उन्होंने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करना चाहा, कस्टमर्स की प्रेफरेंस जानी, कस्टमर्स को क्या प्रॉब्लम है कार ख़रीदने में, ये उन्होंने स्टडी किया, एनालाइज किया, और उन्हें इस अपॉर्चुनिटी का पता लगा कि अगर हम छोटी कार या कम बजट की कार मार्केट में लाते हैं तो लोग जो हैं इंडिया के जो मिडिल क्लास इनकम ग्रुप है वो ज़रूर इसे ख़रीदेगा। तो मारुति ही पहली ऐसी कार कंपनी है जिसने छोटी कार्स को लॉन्च किया इंडिया में, और आज भी बड़ी कार्स की अगर हम बात ना भी करें तो भी छोटी कार की रेंज में सबसे ज़्यादा जो कार बिकती हैं वो मारुति की ही बिकती हैं। क्यों? क्योंकि उसने सबसे पहले इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया एंड गेट फर्स्ट मूवर एडवांटेज, यानी इस आइडेंटिफाइड अपॉर्चुनिटी को उसने ग्रैब किया और सबसे पहले इसका लाभ उठा लिया, एडवांटेज उठा लिया। ठीक है बच्चों, आपको पता भी होगा कि सबसे पहले जो मारुति की कार थी, मारुति 800, सबसे पहले मारुति ने सबसे छोटी कार जो है वो लॉन्च की थी, तो इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई करके। ठीक है बच्चों, तो मुझे लगता है ये फर्स्ट वाला जो कोई, और आप इस एग्जाम्पल को अपनी इस एक्सप्लेनेशन में कोट भी कर सकते हैं। अब एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ इसी चीज़ का। जैसे बच्चों आपके बिजनेस स्टडीज़ में बहुत पहले डायरेक्ट क्वेश्चंस आते थे, व्हाट डू यू मीन बाय बिजनेस एनवायरनमेंट, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, राइट एनी 3 इम्पोर्टेंस ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, इस तरीके के क्वेश्चंस। तो बच्चे रट भी लेते थे, ना भी समझते थे तो भी कर लेते थे। मगर बच्चों कुछ सालों में, 5-6 साल पहले एकाएक बिजनेस का जो पैटर्न है, क्वेश्चन पैटर्न, वो चेंज हो गया। उसमें एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने लग गए, केस स्टडीज़ आने लग गए। अब अगर केस स्टडी आ रहा है तो आपको ये सारी चीज़ें समझना पड़ेगा, आप सिर्फ रट के आंसर्स नहीं दे पाओगे। तो केस स्टडी बच्चों को करने के लिए बहुत सारे केस स्टडी को पहले सॉल्व करना पड़ेगा, तभी तो बच्चा बोर्ड में जाकर उसको सॉल्व कर पाएगा। तो जो कुछ पब्लिशर्स हैं
उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया। अपॉर्चुनिटी, किस अपॉर्चुनिटी को, कि अगर कोई ऐसी बुक पब्लिश की जाए जिसमें बहुत सारी केस स्टडीज़ बच्चों को दी जाएं, तो वो बुक ज़रूर बिकेगी और बच्चे ज़रूर खरीदेंगे, क्योंकि उनको प्रैक्टिस करनी है केस स्टडी की। तो बहुत सारी पब्लिकेशन हाउस ने इस चीज़ को, इस अपॉर्चुनिटी को आइडेंटिफाई किया और सबसे पहले अपना जो केस स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन वाली बुक्स हैं वो लॉन्च कर दी और वो बाज़ार में बहुत ज़्यादा बिकी। ठीक है बच्चों, तो अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करता है तो वो भविष्य में आने वाली पॉजिटिव चेंजेस को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेगा और उसका सबसे पहले ग्रैब करके एडवांटेज भी ले लेगा। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट का इम्पोर्टेंस है। ओके बच्चों, सेकेंड इम्पॉर्टेंस है, इट हेल्प द फर्म टू आइडेंटिफाई थ्रेट्स एंड अर्ली वार्निंग सिग्नल्स। अब ये और ये दोनों सेम ही है, उसमें भी आइडेंटिफाई अपॉर्चुनिटी था, इसमें आइडेंटिफाई थ्रेट है, बस दोनों अपोजिट क्यों है। अपॉर्चुनिटी का मतलब क्या होता था, एक्सपेक्टेड पॉजिटिव चेंजेस इन द एनवायरनमेंट, और थ्रेट्स का मतलब क्या है बच्चों, एक्सपेक्टेड नेगेटिव चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। तो जैसे पॉजिटिव चेंजेस को आइडेंटिफाई करके वो उसका लाभ उठा सकता था, वैसे ही बिजनेसमैन अगर बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करे, अच्छे से अपने एनवायरनमेंट का ध्यान रखे, एनालाइज करता रहे, तो उसे भविष्य में होने वाले नेगेटिव चेंजेस को भी वो पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा और उसको वार्निंग सिग्नल के रूप में यूज़ करेगा और उससे बचने की पॉलिसीज़ पहले से ही बना लेगा, ताकि उसे भविष्य में उस नेगेटिव चेंज के कारण बहुत ज़्यादा लॉस उठाना ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो ये पहला जो पॉइंट है उससे अपोजिट दूसरा पॉइंट है, बस यहाँ पे पॉजिटिव चेंजेस की बात करनी है और यहाँ पे आपको नेगेटिव चेंजेस लिखने हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि मान लीजिए कोई बिजनेसमैन जो है, से इंडिया में कोई बिजनेसमैन एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट बनाता है और उसे बिज़नेस एनवायरनमेंट को स्टडी करने के बाद ये समझ में आ जाता है कि अभी कोई विदेशी कंपनी सेम प्रोडक्ट बनाने के लिए इंडिया में आ रही है और इन्वेस्ट कर रही है, तो उसे इस बारे में पहले से ही पता चल गया, उसको इस बारे में पहले से ही आइडेंटिफिकेशन हो गई कि भविष्य में उसका कोई कॉम्पिटिटर मार्केट में एंटर करने वाला है जो बाहर से आ रहा है और बाहर की टेक्नोलॉजी के साथ बेटर क्वालिटी प्रोडक्ट लेकर आ रहा है। तो उसे पहले से ही इस नेगेटिव एस्पेक्ट का पता लग गया, तो वो पहले से ही इसको वार्निंग सिग्नल के रूप में यूज़ करेगा और अपनी पॉलिसी में चेंज करेगा। पॉलिसी में वो क्या चेंज कर सकता है, या तो वो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को विदेशी फॉरेन कंपनी की क्वालिटी के मुताबिक बढ़ाएगा, या अपने प्रोडक्ट के प्राइजेस को कम करेगा, या कोई एडवर्टीजमेंट वगैरह का सहारा लेगा, या अपने प्रोडक्ट के साथ कोई ऑफ़र वगैरह देगा ताकि उसका जो प्रोडक्ट है वो मार्केट में कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट के मुकाबले में ज़्यादा बिके। ठीक है, तो वो अपनी पॉलिसीज़ पहले से ही कब बनाएगा, जब वो इस थ्रेट को पहले ही, समय से पहले ही, आने से पहले, भविष्य में नेगेटिव चेंजेस आने से पहले ही आइडेंटिफाई कर लेगा, तभी वो समय रहते अपने लॉसेस को बचा पाएगा। तो बिजनेस एनवायरनमेंट का दो मीनिंग मुझे लगता है आपको क्लियर हो गया होगा। मैं दोबारा से एक बार फटाफट से बता दे रही हूँ कि अगर कोई बिजनेस, इफ़ अ बिजनेस मैन स्टडी एनालाइज इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट, इट कैन आइडेंटिफाई इट्स अपॉर्चुनिटी। अपॉर्चुनिटी मीन्स, ये भी आप लिख दीजिएगा एक्सप्लेनेशन में, इट्स opportunity means positive changes, expected positive changes in the environment, and if it identify opportunity, it can also take advantage of it and it make profit out of this opportunity। ठीक है बच्चों, दूसरा पॉइंट जो है थ्रेट का है, इसमें भी यही लिखना है, इफ़ अ बिजनेसमैन एनालाइज इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट और बिजनेसमैन स्टडी इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट, इट कैन आइडेंटिफाई थ्रेट्स means the expected negative changes in the environment, and it may decide its policy or it may plan to overcome this negative changes। फ्यूचर के जो चेंजेस है उससे ओवरकम करने के लिए वो पहले ही प्लान बना सकता है, पॉलिसी बना सकता है और उस नेगेटिव चेंजेस से अपनी परफॉर्मेंस को लूज़ होने से या लॉस होने से बचा सकता है। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट है, आप पहले पॉइंट में मारुति का एग्जाम्पल दे सकते हैं, आप सेकंड पॉइंट में किसी भी नए कॉम्पिटिटर का मार्केट में आने का एग्जाम्पल दे सकते हैं।
ठीक है बच्चों, तो एग्जाम्पल के ज़रिए आप इसे अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। प्लानिंग वैसे तो हमारा अगला चैप्टर है, लेकिन हम फर्स्ट चैप्टर में भी थोड़ा सा इसकी मीनिंग के बारे में पढ़ चुके हैं कि भविष्य में हमें क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इन सबको अभी से तय करना, डिसाइड करना क्या कहलाता है, प्लानिंग। ठीक है। और पॉलिसी को बनाने के लिए, पॉलिसी भी क्या है कि हम कैसे करेंगे काम, क्या करेंगे, क्या हमारी पॉलिसी होनी चाहिए, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना, तो ये हम फ्रेम कर लेते हैं, उसे पॉलिसी कहा जाता है। तो बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, बिजनेस को प्लानिंग और पॉलिसी फॉर्मुलेशन में, अपनी प्लानिंग बनाने में और अपनी पॉलिसी बनाने में हेल्प करती है। कैसे हेल्प करती है? असिस्टिंग का मतलब है हेल्प करना, असिस्ट करना, हेल्प करना। ठीक है बच्चों, तो बिजनेसमैन अगर अपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करे, एनालाइज करे, तो उसे भविष्य में होने वाले पॉजिटिव चेंजेस का भी पता लग जाएगा, भविष्य में आने वाले नेगेटिव चेंजेस का भी पता लग जाएगा, जो हमने इस फर्स्ट में और सेकंड पॉइंट में डिस्कस कर लिया है। तो यहाँ पे भी यही लिखना है कि जब हमें फ्यूचर के पॉजिटिव चेंजेस, नेगेटिव चेंजेस के बारे में पहले से ही पता लग जाएगा, तो बिजनेसमैन उसी के अकॉर्डिंग, उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करेगा और अपनी पॉलिसीज़ को बनाएगा, और उसकी प्लानिंग और पॉलिसीज़ जो है वो हमेशा सही होंगी और उसके फ़ायदे में रहेंगी, क्योंकि उसने अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को स्टडी करके इन पॉलिसीज़ और प्लानिंग्स को फॉर्मुलेट किया है। ठीक है बच्चों, तो इट हेल्प इन असिस्टिंग इन प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन। आई थिंक आपको ये वाला टॉपिक भी क्लियर हो गया होगा। इफ़ अ बिजनेस एनवायरनमेंट, इफ़ अ बिजनेस मैन स्टडी इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट वेरी वेल और एनालाइज इट्स बिजनेस एनवायरनमेंट, इट में आइडेंटिफाई अर्ली opportunities, it may identify threats which is expected in the future, and accordingly it may make its plan and policy. ओके बच्चों, फोर्थ पॉइंट, इट हेल्प इन टैपिंग यूजफुल रिसोर्सेज। ये टैपिंग जो वर्ड है, ये जो आपको टैपिंग वर्ड दिख रहा है, ये है इकट्ठा करना। टैप मतलब, टैप क्या होता है? पानी से, हम नल है, टैप नल होता है, नल से पानी इकट्ठा करना। तो टैपिंग मतलब इकट्ठा करना। यूज़फुल रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या होते हैं? जो भी बिजनेस में यूज़ होते हैं, जैसे मटीरियल बिजनेस का एक रिसोर्स है, मैन बिजनेस का रिसोर्स है, मनी बिजनेस का रिसोर्स है। तो बिजनेस को बहुत सारे रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, और वो रिसोर्सेज उसे कहाँ से मिलते हैं? सोसाइटी से मिलते हैं। तो उन सोसाइटी के उन रिसोर्सेज को टैप करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए भी बिजनेस एनवायरनमेंट जो है, बिजनेस एनवायरनमेंट की जो स्टडी है, वो बिजनेसमैन को हेल्प करती है। ठीक है बच्चों, दोबारा देख लेते हैं हम इस वाले पॉइंट को, कि अगर बिजनेस मैन जो है अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से एनालाइज करे, अच्छे से स्टडी करें, तो वो सोसाइटी से मिलने वाले बहुत सारे इनपुट्स, कौन कौन से इनपुट्स हो सकते हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज हो सकते हैं? फाइनेंस, मशीन, रॉ मटेरियल, लेबर एक्सेट्रा, ये सारे उसको कहाँ से मिलते हैं बच्चों? सोसाइटी से। तो वो इन्वायरमेंट से। ठीक है, सोसाइटी या इन्वायरमेंट, सोसाइटी भी बिजनेस एनवायरनमेंट का ही एक हिस्सा है। जैसे कि मैंने बताया था कि बिजनेस, वो सारे इंस्टीट्यूशंस जो बिज़नेस पर अफेक्ट डालते हैं, तो सोसाइटी जो है, सोशल इंस्टीट्यूशन भी बिज़नेस को प्रभावित करती है। तो सोशल इंस्टीट्यूशंस भी जो है वो बिज़नेस को अफेक्ट करती है, वो भी बिज़नेस एनवायरनमेंट का हिस्सा है। तो क्योंकि सोसाइटी से उसको ये यूज़फुल रिसोर्सेज मिलते हैं, तो अगर वो अपने सोसाइटी की अच्छे से स्टडी करे, उसको एनालाइज करे, यानी कि अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी के एनालाइज करे, तो वो यूज़फुल रिसोर्सेज को आराम से इकट्ठा कर सकता है, और उसे रिसोर्सेज को इकट्ठा करने में, टैप करने में कोई भी परेशानी नहीं होगी। ठीक है बच्चों, तो ये फोर्थ पॉइंट भी आई थिंक क्लियर है। फिफ्थ पॉइंट है आपका, इट हेल्प इन कॉपिंग विद रैपिड चेंजेस। रैपिड चेंजेस बच्चों, बहुत जल्दी जल्दी चेंज। ठीक है, हमने फर्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में डायनामिक वर्ड पढ़ा है। डायनामिक मतलब जो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होता जाता है, जो चेंजेस को अच्छा आसान से अडेप्ट कर ले। तो क्योंकि बिजनेस एनवायरनमेंट बहुत डायनामिक होता है, डायनामिक यानी मतलब बहुत जल्दी उसमें चेंजेस आते हैं। तो अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस एनवायरनमेंट की अच्छे से स्टडी करे, अच्छे से एनालाइज करे, उसको अच्छे से समझ ले, तो जो भविष्य में रैपिड चेंजेस हैं, जो चेंजेस आने वाले हैं, उसके साथ कॉप अप करने में, कोपिंग का मतलब उसके साथ उसको अडेप्ट करने में बिजनेसमैन की बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है बच्चों, अगर बिजनेसमैन अपने बिजनेस एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करता है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट उसकी सहायता करता है। किस चीज़ में सहायता करता है? भविष्य में होने वाले रैपिड चेंजेस को अडेप्ट करने में।
ठीक है, भविष्य में होने वाले रैपिड चेंजेस को अडेप्ट करने में उसकी अच्छे से सहायता करता है। ठीक है, अगर वो एनवायरनमेंट को स्टडी नहीं करेगा, उसको अपने एनवायरनमेंट के बारे में पता ही नहीं होगा, उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि फ्यूचर में क्या चेंजेस आने वाले हैं, तो वो अपने एक्शंस को भी उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई नहीं कर पाएगा और वो भविष्य में होने वाले चेंजेस को ईजिली अडेप्ट नहीं कर पाएगा। तो फ्यूचर में होने वाले चेंजेस को अडेप्ट करने के लिए हमें उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शंस को भी मॉडिफाई करना पड़ता है। और वो मॉडिफिकेशन कैसे होती है, अगर हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करें, एनालाइज करें। ठीक है, तो बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी जो है वो बिजनेसमैन को हेल्प करता है विद कोपिंग द रैपिड चेंजेस। कॉपिंग मतलब कॉप अप करना, अडेप्ट करना, उसको आसानी से संभाल लेना, चेंजेस को रजिस्ट ना करना, उसके अकॉर्डिंग अपने वर्क को, अपने एक्शन को मॉडिफाई करना। ठीक है बच्चों, और लास्ट है हमारा इट हेल्प इन इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस का मतलब बच्चों, परफॉर्मेंस का मतलब वेरी गुड, प्रॉफिट या लॉस, क्योंकि हम बिज़नेस की परफॉर्मेंस को जज करने के लिए 11th में पढ़ाया था मैंने कि हम क्या बनाते हैं परफॉर्मेंस को जज करने के लिए, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो बिज़नेस की परफॉर्मेंस बेसिकली रिलेटेड है बिज़नेस के प्रॉफिट से। ठीक है, तो अगर बिजनेस मैन अपनी एनवायरनमेंट को अच्छे से स्टडी करता है तो वो अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकता है, इम्प्रूव, परफॉर्मेंस यानी अपनी प्रॉफिट्स को इम्प्रूव कर सकता है। जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा था कि अगर वो अपॉर्चुनिटीज़ को पहले से आइडेंटिफाई कर ले तो उसका एडवांटेज ले सकता है, उसकी एडवांटेज की वजह से, उस अपॉर्चुनिटी के एडवांटेज की वजह से उसकी परफॉर्मेंस क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। अगर बिजनेसमैन अच्छे से बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करता है तो वो भविष्य में आने वाले थ्रेट्स को भी पहले से आइडेंटिफाई कर लेगा, और थ्रेट्स यानी कि नेगेटिव चेंजेस को अगर वो पहले से आइडेंटिफाई कर लेगा तो जो उसकी परफॉर्मेंस है वो डिक्लाइन नहीं होगी, उसकी परफॉर्मेंस जो है वो नीचे नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे हम आपका भी एग्जाम्पल बता सकते हैं। लिखना नहीं है आपको, अपना एग्जाम्पल समझने के लिए ये एग्जाम्पल लिया जा सकता है कि आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, इस एनवायरनमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं उसको अडेप्ट करके, कॉप करके उसके साथ। ठीक है, अब आप देख रहे हो कि हम फेस टू फेस क्लासेस नहीं हो पा रही हैं बिकॉज ऑफ द सिचुएशन ऑफ द कंट्री। तो ये कब तक ऐसा रहेगा बच्चों, कुछ नहीं पता। तो आपको इस तरीके से ही वीडियोस के थ्रू या व्हाट्सएप के थ्रू या ऑनलाइन क्लासेस के थ्रू पढ़ना पड़ेगा, और आपको खुद से सेल्फ डिसिप्लिन होना पड़ेगा, तभी आप अपनी परफॉर्मेंस को, अगर आप अपने एक्शंस को अकॉर्डिंगली चेंज करें तभी आप अपनी परफॉर्मेंस को क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यही बिजनेस एनवायरनमेंट की बात है कि अगर बिजनेस एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली, बिजनेस एनवायरनमेंट की स्टडी करके, उसको एनालाइज करके अकॉर्डिंगली बिजनेसमैन अपनी एक्टिविटीज़ को चेंज करता है, अपनी एक्टिविटीज़ को डिज़ाइन करता है, अपनी एक्टिविटीज़ को मॉडिफाई करता है, तो वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर पाता है। ठीक है बच्चों, तो ये 6 इम्पॉर्टेंस किसके हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट के। तो आई थिंक आपको ये 6 इम्पॉर्टेंस समझ में आ गए होंगे और आपको ये मीनिंग भी समझ में आ गया होगा। तो आप इसे अच्छे से एक बार दोबारा से अंडरस्टैंड करके लिख लीजिएगा नोटबुक में, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इससे रिलेटेड केस स्टडी भी सेंड कर दूँगी ताकि आपको और अच्छे से ये क्वेश्चंस या ये टॉपिक जो है वो समझ में आ जाए।